हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। तो सबसे पहले देखेंगे जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद देखेंगे रिलीजन एज ए टूल ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा जो है रिलीजियस एक मैटर ऐसा हो गया है रिलीजन कि एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है। तो किस एंगल से कहा जा रहा है और इसमें क्या बातें रखी गई है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। उसके साथ इंडियन ओशन रीजन के बारे में देखूँगी, वहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। इंडिया चाइना वाटर रिलेशन कैसा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम बन पाता है और कितनी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो पाती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो 2-3 दिन से लेसन नहीं आ रही थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम था मेरे लिए और मैं उसको मतलब कि टाइम नहीं कॉप अप कर पा रही थी, मैं आप लोग के लिए लेसन नहीं ला पा रही थी। तो मैं पहले ही अनाउंस कर दी थी। यूट्यूब पे नहीं की थी, लेकिन हाँ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं कर दी थी। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूट्यूब के, आपको पोस्ट में जाकर देखना होगा, वहाँ आपको मिल जाएगा आज के लिए क्या क्वेश्चन है। और टेलीग्राम में तो आप लोग को अपना जो आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस है वो आपको मिल जाएगा। और ये जो बाकी बचे हुए हैं mRNA वैक्सीन और फूड एडल्ट्रेशन और श्रीनिवास रामानुजम, ये जो 3 यहाँ पे टॉपिक है ये आपका रिकॉर्डेड है, बट इसे मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं ये शेयर कर रही हूँ, आपको 2-3 दिन के बाद वो भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि आप लोग को पता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से आज के डेट में बढ़ते जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का एक तरीके से आप देखोगे तो एक आपका पॉजिटिव यूज़ होता है, एक नेगेटिव यूज़ भी होता है। तो अगर हम लोग बात करें अपने इंटरनेशनल रिलेशन में, तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है और इसका क्या महत्व है, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ग्लोबल ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। आज के डेट में आप लोग देखते हो कि हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के बिना बात ही नहीं करते हैं। आप लोग बात भी करते हो तो टेक्नोलॉजी पे करते हो। आज के डेट में आप लोग मेरे वीडियो भी सुन रहे हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, अदरवाइज ये यूट्यूब वगैरह कहाँ थे, है कि नहीं। तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग क्या बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5G है, बिग डेटा है। तो ये कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है ना जो कि हमारे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करना स्टार्ट करती है और करेंगे भी। जिस हिसाब से हम लोग 5G एडॉप्शंस के लिए बात कर रहे हैं, और 5G एडॉप्शन ऐसा नहीं है जैसे 4G आया था तो बहुत सारे कंट्रीज़ में 4G बहुत पहले आ गया था, और इंडिया में तो आपको देखने को मिलेगा कि एंड टाइम में हम लोग ने, जब सारी कंट्री अपने यहाँ लॉन्च कर चुकी थी तो उसके बाद हम लोग ने लॉन्च किया। हालांकि कुछ कंट्रीज़ में आज भी आपको 4G की टेक्नोलॉजी नेटवर्क नहीं देखने को मिलेगा, बट नो इशू। लेकिन 5G एक ऐसा एडॉप्शन है जो कि मैक्सिमम कंट्री कह रही है कि वो एक साथ यहाँ पे लॉन्च करेगी। और एक साथ कहने का मेरा मतलब है कि काफ़ी कंट्रीज़ जो है ना, कॉम्पिटिशन है कि कौन कंट्री पहले इसको लॉन्च करेगी, कौन बाद में लॉन्च करेगी। मीन्स मैं पहले इस तरीके का कंपटीशन है। तो इसमें हम लोग, भारत भी इसमें कूद पड़ा है, और इसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम लोग भी इसको लॉन्च करेंगे। हालांकि चाइना में ये चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरे स्तर पर नहीं चल रहा है। तो हमारी तरफ से भी ये कहा गया है कि हम लोग अब एंड में नहीं, स्टार्टिंग में ही 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो इसके बारे में आप समझे। अब देखिए, जियो पॉलिटिक्स एक जगह है, दूसरी जगह टेक्नोलॉजी है। इन दोनों में रिलेशन समझने का कोशिश कीजिए। आज की डेट में अगर मॉडर्न एरा में आप देखोगे तो जियो पॉलिटिक्स, जो कि एक रफली अंडरस्टूड किया जाता है कि एक इंटरेक्शन है, यानी कि ऐसा पॉलिटिक्स जो कि जोग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड हो। तो जियो पॉलिटिक्स यानी कि अगर आपको इंडिया का जियो पॉलिटिक्स समझना है, या फिर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको समझना है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ये एक इंटरेक्शन और दो नेशन के बीच में या दो से ज़्यादा नेशन के बीच में किस तरीके का रिलेशन है उसको ये दर्शाता है जियो पॉलिटिक्स। ठीक है। वहीं अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखें और इसका एडॉप्शन अगर हम लोग देखें, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो हो चुका है, लेकिन कितने कंट्री उसको यूज़ कर पा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे आगे आने वाले जियो पॉलिटिक्स के नेचर को ही नहीं अफेक्ट करेगा, बल्कि ये उसके द्वारा भी काफ़ी चीज़ें अफेक्टेड होगी। ठीक है। तो यानी कि आप लोग देखते हो कि व्हाट्सएप बहुत पहले आ चुका था, बट भारत में भी आप देखोगे कि व्हाट्सएप के यूजर्स बहुत बाद में आए, बहुत ज़्यादा बाद में। हमारे इंडिया में व्हाट्सएप आप देखोगे तो मुझे जहाँ तक याद है कि 2012 में हमारे यहाँ व्हाट्सएप आ चुका था। ठीक है। लेकिन यूज़र्स कब कब इसके ज़्यादा बढ़े, तो आप देखोगे 2016-17 में जो है मैक्सिमम यूज़र्स यहाँ पे आ चुके थे। जब 2012 में आया था तो उस समय बहुत यूज़र्स नहीं यूज़ करते थे, उस समय भी ज़माना था फेसबुक का ही। लेकिन उसके बाद आप 3-4 साल के बाद देखोगे तो एकदम सिनेरियो चेंज हो गया। आज के डेट में फेसबुक के यूज़र्स तो है, लेकिन उसको उस हिसाब से यूज़ नहीं करते जितना व्हाट्सएप फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो यही चीज़ें हैं कि एक तो होता है कि उस
तरीके का टेक्नोलॉजी का आना और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, दोनों तरीके से जो है अफेक्ट होते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग समझते हैं कि एक कुछ की जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो कि हमारे टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, एडॉप्शन और डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहली तो बात है ज्योग्राफिकल पोजीशन, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो कि ग्लोबल ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्रायोरिटीज़ कितनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखो कि कोई ऐसा लोकेशन जहाँ पे बहुत हार्श ज्योग्राफी हो, पानी की बहुत कमी हो, और इज़राइल में आप लोग देखते हो कि एक कंसिडरेबल टाइम वहाँ पे स्पेंड किया जा सकता है, साथ ही साथ रिसोर्सेज भी वहाँ पे बहुत कम है, लेकिन आप लोग वो समझ सकते हो कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से अपना डेवलप किया, जो कि वो वाटर को भी कंजर्व करते हैं, रीयूज़ करते हैं और डीसैलिनेट करते हैं। इट मीन्स कि बहुत बड़ा ये आपका एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि कहाँ का लोकेशन है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपका डेवलप हो रहा है। वो इज़राइल में आपको पता है पानी की बहुत कमी है, लेकिन वहाँ की एग्रीकल्चर हमारे इंडिया से भी बेटर वहाँ पे मानी जाती है। हमारे यहाँ इतना पानी खर्च करके भी हम लोग उतना पैदावार नहीं कर पाते जितना इज़राइल जो है कम पानी में भी हमारे से 3 गुना ज़्यादा पैदावार करते हैं। ये कैसे वो कर पा रहे हैं? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी हम लोग एक्सेस तो कर रहे हैं, अडॉप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं बेटर तरीके से। ये डिफरेंस आप समझ गए। दूसरी है कि रिलेटिव एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि कितनी रिसोर्सेज है उस कंट्री का और वहाँ पे उस रिसोर्सेज के हिसाब से टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ हो पा रहा है। तो और अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखें तो लार्ज स्केल अवेबिलिटी है लेबर्स का, बट जो कि चाइना आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लेता है अपना लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। हमारे यहाँ भी लेबर की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना के पास भी उस हिसाब से ही लेबर है। चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में आता है और हम लोग सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में काउंट होते हैं। हमारे यहाँ लेबर है, लेकिन आप लोग सोचो कि चाइना के पास भी लेबर है, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से चाइना इस्तेमाल कर पा रहा है। हमारे लेबर तो बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट भागने में रहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि कितना आपके पास जो है लेबर है और उसको आप कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में या फिर और भी फील्ड में आप इस्तेमाल कर पा रहे हो। साथ ही रिलेशनशिप आप देखोगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कि कलेक्टिवली तो होता ही है, ये आपका अलग अलग नहीं होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आप लोग देखो कि कोई एक कंट्री ही नहीं करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करो तो ऐसा कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चाइना लेकर आया है या फिर बिग डेटा को रशिया लेकर आया है। जैसे कि आज के डेट में आप वैक्सीन देखते हो कि कोवैक्सीन भारत की है, स्पुतनिक वी जो है वो रशिया का है, फाइज़र अमेरिका का है। तो इस तरीके से आपका डिफाइंड होता है, बट टेक्नोलॉजी आपका डिफाइन नहीं होता है। टेक्नोलॉजी हर किसी की होती है, ये एक कलेक्टिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि जब 2-3 कंट्री और बहुत सारे कंट्री आपस में मिलकर एक टेक्नोलॉजी का जब वो डेवलपमेंट करते हैं तो उससे उन कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और जो कंट्री की जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक दूसरे से को रिलेटेड है। साथ ही आप लोग देखो कि नेशनल प्रायोरिटीज़ और डोमेस्टिक कॉन्स्टेंट, ये चीज़ें आप लोग भी समझिए कि जो टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट होता है ना, तो कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है वो दूसरे कंट्री उसका ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते, लेकिन जिस कंट्री के द्वारा मीन्स किसी की भी भागीदारी होती है तो वो कंट्री में उस तरीके की टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं हो पाता है या फिर उस हिसाब से ज़रूरत भी नहीं होता है। तो यही चीज़ें है, आपका नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है या फिर अपने कंट्री में उसकी प्रायोरिटी क्या है। इससे भी पता चलता है कि क्या हमारा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है और क्या हमारा नज़रिया है उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि टेक्नोलॉजी का होना, अडॉप्ट करना, डेवलप करना, वो कैसे हमारे जो है ना जियोपॉलिटिक्स कैसे इस चीज़ को अफेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि कैसे ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है ये पोटेंशियली है अल्टर द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसको ये चेंज कर सकता है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की डेट में भारत में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों हो रहा है? 2 रीज़न इसका आप समझ सकते हो। एक तो हमारा डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ काफ़ी बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम लोग एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरीके से अगर आप देखोगे तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो गया कि कल का जो हमारा जियोपॉलिटिक्स नेचर था वो आज कहीं ना कहीं चेंज हो गया। आज हम लोग इंक्लाइन हो गए हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, तो ये एक अच्छा खासा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं
सबसे पहला होता है सिक्योरिटी, कि इन सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है ना वो कैसे हमारी एरियाज़ को अफेक्ट करते हैं। तो पहले तो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो चाहिए ही, जिसके जिसके जिसको हम लोग आप लोग देखते हो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ का जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। न्यू टेक्नोलॉजी से आपको न्यू चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये कैसा चैलेंजेस है, तो साइबर सिक्योरिटी का, साइबर थ्रेट का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कई बार आप लोग गलत लिंक पे क्लिक कर देते हो और कहीं और पहुंच जाते हो, दिखाता कुछ और है और पहुंच जाते हो कहीं और, जो कि गलत रास्ता होता है। उस लिंक के क्लिक करने पर मे बी आपकी जो वहाँ से जो पर्सनल डेटा अगर लिंक हो तो वो भी आपका लीक हो सकता है। काफ़ी आप लोग देखोगे कि गलत लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल का या फिर जो डेस्कटॉप का, लैपटॉप का जो वेब कैमरा होता है वो ऑन हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है आपकी हरकतों की। या फिर एक आप लोग देखो कि एक स्पाईवेयर होता है जो आपकी सारी हरकतों को स्पाई करता है। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है एक तरीके का टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि साइबर सिक्योरिटी का भी एक प्रोविज़न आता है। जितने भी तरीके के आपके थ्रेट है, चाहे वो हाइब्रिड वॉरफेयर हो या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वल्नरेबल करने के लिए कुछ भी हो, टेलीकम्युनिकेशंस जैसे, तो बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसको कि सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी भी निकल कर आया है। ठीक है। अगर इसके साथ हम लोग देखें तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी है। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है इसका इन्फ्लुएंस आप देखोगे तो पॉलिटिकल स्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों स्तर पर। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो तो इसराइल जो है ना वो एक छोटी सी कंट्री है, मैप में आप देखोगे बहुत ही छोटी कंट्री है, एक वोलेटाइल नेबरहुड है, यानी कि कभी भी उसके पक्ष में रहते हैं और कभी भी उसके पक्ष में नहीं रहते हैं। इट मीन्स आपको पता है कि इसराइल बहुत ही छोटी कंट्री है और वेस्ट एशिया में कोई भी अदर कंट्री जो है इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते कि वो एक कंट्री भी है। लेकिन अभी यूएई के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है, अच्छी बात है। तो इससे आप लोग देखो कि ये एक तरीके का पार्ट है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस कंट्री में बहुत होता है। मीन्स ऐसा इसको रिकॉग्नाइज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। हम लोग भी काफ़ी बार जो है, क्योंकि हमारी रिलेशन इसराइल के साथ काफ़ी अच्छी है, तो हम लोग भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखते हैं कि किस तरीके से कम पानी में भी ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा भी जो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी इसराइल के द्वारा दिया जाता है वो भी काफ़ी फेमस है। तो आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, यानी अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आपकी ग्लोबल लेवल पे पहचान है, इस तरीके से समझिए। थर्ड है कि इकॉनमिक ग्रोथ होती है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने से, और इसके कोई भी की फैक्टर्स को अडॉप्ट करने से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किसी भी कंट्री में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखो कि डेटा का जो कंट्रोल है, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी का जो कंट्रोल है, ये एक की टेक्नोलॉजिकल है जो कि ये आपके फ्यूचर इकोनॉमिक कंपटीशन को काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है ये आपको ड्राइव करता है कंट्रीज़ के। यानी कि जितना भी कंट्रीज़ में आप देखो कि जितनी भी डेटाज होती हैं, अगर डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का अगर उनको ये है कि इनके ऊपर कंट्रोल हो जाता है, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी अच्छा कंट्री माना जाता है, वो डेवलपमेंट कंट्री, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छे तरीके से हो पाती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये 3 रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं, यानी कि अगर आप लोग समझो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है ना वो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज कर सकती है, तो यस ये होता भी है। पहला क्या है कि सिक्योरिटी पर्पस से इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग हो सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। साथ ही साथ आप देखो ये बोला जा रहा है कि कैसे एक करंट जियोपॉलिटिक्स जो टेक्नोलॉजी की है वो प्लेइंग आउट ग्लोबली, यानी कि ग्लोबली कैसे वो यहाँ पे खेल रहे हैं। तो पहला अगर हम लोग देखें तो टेक्नोलॉजिकली ऑथोरिटेरियन रिएक्शन है। कुछ कंट्रीज़ जो कि अपने डेटा मार्केट को क्लोज करके रखे रहते हैं और रेस्ट्रिक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी का, जैसे आप देखते हो कि चाइना, ये कभी भी जो है ना अपने कुछ भी, आपको पता है कि चाइना की मीडिया को इतना अधिकार भी नहीं है कि वो चाइना के जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वो बोले, और साथ ही चाइना की बहुत सारी न्यूज़ है ना जो वो दबा लेते हैं। हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी है जो नहीं दबा पाते, लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि दबा लेता है। नॉर्थ कोरिया का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वहाँ तो हद ही चलता है। लेकिन हाँ, चाइना का आप देख सकते हो बहुत हद तक वहाँ की न्यूज़ जो है दबाई जाती है। कोरोना की भी जो न्यूज़ थी काफ़ी हद तक दबाने की कोशिश की गई थी चाइना में। दूसरी है कि टेक्नोलॉजिकली डेमोक्रेटिक रिएक्शन भी है। कुछ कंट्रीज़ जो है वो जुडिशियल स्टैंडर्ड से गाइड होते हैं, द रूल ऑफ लॉ है, सपोर्ट करते हैं फेयरर को, बट ऑलवेज वो फ्री रहते हैं, यानी कि उनका डेटा टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट करता है इस कैटेगरी के अंदर। तो 2 तरीके के आपको देखने को मिले, एक तो ऑथोरिटेरियन रिएक्शन है, यानी कि अगर ऑथोरिटी जो भी वहाँ के है, जैसे चाइना में आप देखते हो कि वहाँ के जो ऑथोरिटेरियन है वो वही बस वहाँ पे रूल करते हैं, उसके अलावा उनके द्वारा जो कहा जाता है मीडिया
उनके अंदर है। साथ ही डेमोक्रेटिक रिएक्शन है, यानी कि हर एक लोग को यहाँ पे जो है सही तरीके से एक उनका हक है, रूल ऑफ लॉ है कि कोई भी इंसान जो है कानून से बड़ा नहीं है, कानून से ऊंचा नहीं है। तो ये ज़्यादातर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दो तरीके की बात है, एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे लोगों की स्वतंत्रता होती है, एक यहाँ पे ऑथोरिटेरियन कंट्री है जहाँ पे सिर्फ एक जो राजा होते हैं वो यहाँ पे चलाते हैं। तो ऐसे जो है ना, जो आज की डेट में करंट जियो पॉलिटिक्स टेक्नोलॉजी की है वो इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे प्ले कर रही है। साथ ही आप देखो कि इंटरप्ले भी होता है दो तरीके के, जिससे कि पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक टेंशंस जो है ग्लोबल लेवल पे वो कहीं ना कहीं बढ़ती भी है और उससे क्रिएट भी होता है। जैसे आप देखो व्हाट इफेक्ट विल टेक्नोलॉजी हैव ऑन फ्यूचर ऑफ यूएस चाइना रिलेशनशिप, यानी कि क्या इफेक्ट होगा टेक्नोलॉजी का जो हमारे यूएस चाइना रिलेशनशिप है उसके आगे। आपको पता है यूएस चाइना रिलेशनशिप कैसी है, तो थोड़ी बहुत जो है देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में कभी कोई भी कंट्री एक दूसरे के मित्र नहीं होते हैं, ना ही कोई एक दूसरे का दुश्मन होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको जिस तरीके से फ़ायदा होता है दोनों कंट्रीज़ को, तो वो एक दूसरे के साथ आते हैं। करंट अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन देखें कंट्रीज़ में और यूएस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि थ्रेट है, यानी कि चाइना जिस तरीके से आगे निकल कर आ रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर अगर कर रहा है और दूसरे लोगों को भी अपने टेक्नोलॉजी के जो जाल में है वो फंसा रहा है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं यूएस की जो पावर है वो कहीं ना कहीं थ्रेट में है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट भी कर रहा है फ्यूचर में आने वाले ये यूएस और चाइना के रिलेशनशिप को। साथ ही आप देखो, विल इंटरनेट ब्रेक इनटू स्प्लिंटरनेट। तो इसमें बताने का कोशिश यही किया जा रहा है कि जैसे जैसे गवर्नेंस में इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो एक स्प्लिंटर नेट आ जाएगा। स्प्लिंटर नेट क्या होता है कि जैसे आप लोग देखो कि एक हर एक कंट्री का ना एक अलग अलग डिजिटल इकोसिस्टम आ जाएगा। हमारे कंट्री में आप देख रहे हो कि डिजिटाइजेशन अभी बढ़ते ही चला जा रहा है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स आपका हो गया, साथ ही साथ आप लोग डिजिटल पेमेंट करते हो, साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप लोग यूज़ करते हो। बहुत एक तरीके का एंगल आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे यहाँ क्या है कि डिजिटल इकोसिस्टम है। इट मीन्स कि लोग बाहर जाना प्रेफर नहीं कर रहे, लेकिन घर में बैठे सारा काम उनका हो रहा है। इवन वर्क फ्रॉम होम भी हो पा रहा है। ये भी कैसे हो पा रहा है? डिजिटल के हेल्प से हो पा रहा है। तो इससे हमारे कंट्री का एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिजिटल इकोसिस्टम बन गया। उसी तरीके से आप लोग देखे थे कि चाइना में भी लॉकडाउन हुआ था, तो सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से वहाँ पे टैकल किया गया। किसी भी एक इंसान को वहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ, सब घर पे ही बैठ के सारा अरेंजमेंट हो गया था। तो वो उस कंट्री का एक डिजिटल इकोसिस्टम हो गया। इट मीन्स कि हर एक कंट्री का अपना अलग अलग एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसको कि यहाँ पे स्प्लिंटर नेट्स कहा जा रहा है, ठीक है। इससे आप लोग देखो कि एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ग्रेटर यहाँ पे आपको जो है ना मार्केट कंट्रोल देखने को मिलेगा साइबर स्पेस में, और एक यहाँ पे फॉरेन जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगा। तो ये बात की बात है, ये तो ऐसा माना जा रहा है कि होगा, लेकिन हाँ, स्प्लिंटर नेट में जो है ना इंटरनेट कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर देगा। हर एक कंट्री अपने हिसाब से जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेगी। जैसे आप लोग देखते हो कि डेटा लोकलाइजेशन की बात होती है हमारे कंट्री में, कि हमारा जो जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक का और साथ ही साथ आप देखते हो इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, तो ये सबकी जो डेटाज होती है वो आउट ऑफ इंडिया में स्टोर होती है। तो उसको हम लोग अपने कंट्री में स्टोर करें, इसके लिए डेटा लोकलाइजेशन के लिए डिमांड होती है। तो ये काम अगर हम लोग कर लेंगे तो यानी कि हमारे इंडियन यूज़र्स की जो डेटा है वो हमारे कंट्री में ही स्टोर हो पा रही है। तो ये एक बेटर आप कह सकते हो। साथ ही साथ इससे क्या होगा ना कि ग्लोबल रेगुलेटरी रिजिम भी पॉसिबल हो सकता है। इट मीन्स कि आज की डेट में जो करंट ट्रेंड है वो ऐसा बता रहा है ना कि आगे चल के डी ग्लोबलाइज हो जाएगा वर्ल्ड। यानी कि आप लोग देखो कि ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ठीक है, इससे क्या देखने को मिला कि एक दूसरे की जो आपकी लैंग्वेज है वो हम लोग सीख रहे हैं, एक दूसरे का जो कल्चर है वो हम लोग एक्सचेंज कर पा रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ एक्सचेंज कर पा रहे हैं, एक दूसरे का नॉलेज भी हम लोग एक्सचेंज कर पा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि इंटरनेट सारे दुनिया को, सारे कंट्रीज़ को सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कर देगा, जिसके बेसिस पे ऐसा लगेगा कि कोई भी कंट्री जो है दूसरे कंट्री से सीखना नहीं चाहेगी, दूसरे कंट्री के साथ अपनी जो आइडियाज़ है शेयर, अपनी जो ट्रेडिशन, कल्चर, कुछ भी चीज़ें हैं उसको शेयर नहीं करना चाहेगी। डी ग्लोबलाइज हो जाएगा, सब कंट्री अपने अपने में ही बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के कारण जो है ना ये भी कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ सकती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या इंडिया की स्टैंडिंग है आज के डेट में करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, और यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है।
तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में अभी करेंटली जो है ना एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। बट हाँ, हमारा जियोपॉलिटिकल डिबेट में कहीं ना कहीं स्टैंडिंग है, और वो स्टैंडिंग हमारा 5G को ही लेकर है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी इस्तेमाल के आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे काफ़ी स्टेप्स भी लिया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ एक बेटर टेक्नोलॉजिकल जो रेगुलेशंस है वो यहाँ पे हो सके। तो पहला क्या है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाया जा रहा है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने के लिए ये काफ़ी आप लोग देखो कि एक क्लियरिटी होगा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ डेटा का। यानी कि हाँ, यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन की बात की जा रही है। हम लोग अपने डेटा को अपने ही कंट्री में सेव करेंगे, दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा, यानी कि डेटा का मूवमेंट यहाँ पे बंद हो जाएगा। साथ ही रेगुलेटरी क्लैरिटी होगा, वो भी न्यू टेक्नोलॉजी में। इंडिया का रिस्पांस है न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे ब्लॉकचेन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो इसको भी और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। साथ ही क्लियर अप्रोच होगा, जिससे कि हम लोग फास्टर एडॉप्शन कर पाएंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा। साथ ही एक क्लियर स्टैंड हो पाएगा ग्लोबल स्टेज में। जैसा कि अभी आप लोग देखें कि इजराइल एक छोटू सा देश है, जिसको कि कोई देश भी नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उसकी टेक्नोलॉजी के कारण उसे माना जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाता है। वैसे ही आप लोग देखो कि हमारे कंट्री में 5G ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी भी पोजीशन वर्ल्ड वाइड में देखा जाएगा। साथ ही टेक डिप्लोमेसी है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके द्वारा नया इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन जो है 2020 में लाया जा रहा है। और इस आइडिया से आप देखोगे कि यहाँ पे डेडिकेटेड जो टेक्नोलॉजी जो एम्बेसडर है और जो टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर्स है, ये यहाँ पे अपॉइंट हो पाएंगे। साथ ही टेक्नोलॉजिकल एक्सेस जो है ना एक की पार्ट हो पाएगा डिप्लोमेटिक रिलेशन का, यानी कि टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना ये एक की फीचर्स है बायलैटरल रिलेशंस का हमारे फ्यूचर में, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जैसे कि हम हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि लोग हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ, इंडिया में भी टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशंस को बेटर किया गया है और किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग अपने यहाँ कानून ले आए कि अपने लोगों की जो डेटा है उसको सेव कर सके। साथ ही न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए क्लैरिटी हो, उसको रेगुलेट करने के लिए भी क्लैरिटी हो। साथ ही एक क्लियर स्टैंड होगा हमारा ग्लोबल स्टेज में, टेक डिप्लोमेसी भी हो सकता है, और साथ ही साथ हम लोग टेक्नोलॉजी एक्सेस को एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस का पार्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन में बोला जा रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल्स है, इससे हमारी ग्लोबल रेगुलेशंस इंडिया के फेवर में तो बढ़ सकती है, साथ ही हम लोग टेक्नोलॉजी का भी बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग कैपिटलाइज्ड हो पाएंगे, हम लोग को डोमेस्टिक जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरी कंट्री टेक्नोलॉजी बना रही है और उसको हम लोग हायर करते रहें। हम लोग को अपने कंट्री में भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर कल्चर बनाएं, हमारी इन्वेस्टमेंट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है वो यहाँ पे बढ़ पाए। साथ ही एक इकोसिस्टम्स प्रोवाइड करें जिससे कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर रिसर्च को इनकरेज करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो एजुकेशन रिफॉर्म्स में हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि अभी नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आया है, तो उसके बेसिस पे हम लोग जो है और बेटर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी थोड़ी लेंदी थी ये, लेकिन एक अच्छी आर्टिकल आप लोग कह सकते हो कि एक कंपैरिजन बताया गया है कि जियोपॉलिटिकल जो टेक्नोलॉजी का है वो कैसे होगा, आज की डेट में कैसा है, रिलेशन कैसा है, किस तरीके से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सेस को। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स देखा, जैसे ज्योग्राफिकल पोजीशन हो गया और रिलेटिव एक्सेस है रिसोर्सेज का, दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप, नेशनल प्रायोरिटी, और साथ ही साथ कैसे ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है ये पोटेंशियली हमारे जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसको यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं। तो इसके पीछे 3 रीज़न बताया गया है, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, और साथ ही साथ कैसे जो है करंट जियोपॉलिटिक्स जो टेक्नोलॉजी की है वो ग्लोबली यहाँ पे प्ले कर रही है। तो एक तो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे हम लोग हैं, तो हमारे यहाँ लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी को प्ले करते हैं। साथ ही साथ एक होता है आपका ऑथोरिटेरियन कंट्री जैसे चाइना है, जहाँ के राजा सिर्फ वहाँ पे प्ले करते हैं। बाकी ये सारी कैसे हमारे यूएस और चाइना के रिलेशनशिप में अफेक्ट करेगा और इंडिया का क्या यहाँ पे स्टैंड है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं कि रिलीजन कैसे एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक आपका टूल बन चुका है। तो अभी आप लोग ने देखा कि वर्चुअल एग्जीबिशंस जो यहाँ पे बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन
एससीओ कंट्रीज़ के बीच में बुद्धिस्ट हेरिटेज का एक वर्चुअल एग्जीबिशन हुआ। इट मीन्स कि ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा कि ये एग्जीबिशन लगाया गया और इसको हमारे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा लॉन्च किया गया। जब यहाँ पे एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग हो रही थी ना, उस वर्चुअल मीटिंग में जो है वर्चुअल एग्जीबिशंस को यहाँ पे लगाया गया। तो बुद्धिस्ट हेरिटेज का यहाँ पे लगाया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन है जिसको कि हमारे नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली के द्वारा ये लाया गया है। ये जो एग्जीबिशंस है, इससे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है विजिटर्स को कि हमारे जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसको यहाँ पे एक्सेस करे, अप्रिशिएट करे, कंपेयर करे, ठीक है, वो भी सिंगल प्लेटफॉर्म पे। सॉफ्ट पावर का कहने का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट पावर कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा एबिलिटी कि आप दूसरे को अफेक्ट करें। मीन्स आप लोग देखते हो ना कि दो तरीके से आप लोगों को अपने वश में कर सकते हो। एक है कि प्यारी प्यारी बातें करके, वर्ड्स में इतनी पावर है ना जितना आपके हथियार में भी पावर नहीं है। अगर आप किसी को अपने से दूर करना चाहते हो तो बस जो बिटर बातें हैं वो कहिए। अगर आप किसी को अपने करीब लाना चाहते हो तो उसके लिए प्यारी प्यारी बातें कीजिए। हथियार से भी किसी को डराया धमकाया जा सकता है और दूर भी किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका वर्ड्स एक हथियार के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सॉफ्ट पावर कहने का मतलब है कि किसी को आप अगर अपने वश में करना चाहते हो तो एक अच्छा बात करके आप अच्छी तरीके से अपने जो शब्दों का उपयोग है वो कर आप अपने वश में कर सकते हो। दूसरा है कि आप हथियार से भी डरा कर उसको अपने वश में कर सकते हो। तो जो डरा धमका के किया जाता है उसको हम लोग हार्ड पावर कहते हैं, और जो प्यार से अपने वश में किया जाता है उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर ऐसी एबिलिटी है जो कि आप दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, और आप जो चाहते हैं वो आप हो सकता है, यानी कि अट्रैक्शन के थ्रू हो सकता है, ना कि किसी भी तरीके का पेमेंट करके, ना ही किसी तरीके का डरा धमका के हो सकता है, ठीक है। कोई भी कंट्री की सॉफ्ट पावर जो है ना वो उसके रिसोर्सेज से होती है। अब हमारे इंडिया में सॉफ्ट पावर है, क्या है? हमारे इंडिया में आपको बहुत सारी कल्चर देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ की वैल्यूज़, पॉलिसीज़ बहुत सारे ऐसे हैं, रिसोर्सेज की भरमार है, तो हम लोग ये सारे सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप नॉर्थ कोरिया के पास चले जाइए, उनके पास हज़ार तरीके के, लाखों तरीके के हथियार है। वो हमेशा अपना हथियार को ही अपना पावर बना कर रखा है। वो तो यूएस जैसे कंट्री को भी, पावरफुल कंट्री को भी धमका के रखता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उनके पास, ना जाने कितने हद तक जो है उनके पास मिसाइल है, तो वो हार्ड पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन आप लोग कभी सुने हो कि इंडिया वाले कभी बोलते हैं कि बम फेंक देंगे, इस तरीके से उड़ा देंगे? कुछ भी नहीं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कितने सॉफ्ट रहते हैं, यानी कि हमारे यहाँ आकर वो सेना को मार के भी चले जाते, तो भी हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को आप टिमटिमाते हुए कभी नहीं देखोगे। वो बहुत ही तरीके से एक होता है ना कि सॉफ्ट तरीके से हम लोग जो है किसी को इस तरीके का जो है ना रिटेलिएट करते हैं। अब जैसे चाइना हमारे गैल्वन वैली में इंटर करके हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वापस से उनके सैनिक को नहीं मार रहे, हम लोग उनका जो डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशन को ही बैन कर दे रहे हैं, यूज़ ही नहीं करेंगे। टिकटॉक के इतने सारे यूज़र्स थे, पबजी के इतने सारे यूज़र्स थे, गया उनका, मतलब नुकसान हुआ चाइना का, तो हम लोग सॉफ्ट तरीके से रिटेलिएट भी करते हैं। तो इसको एक सॉफ्ट पावर कहते हैं, ठीक है। अब ये सॉफ्ट पावर जो है ना एक तरीके का टूल होता है, हथियार होता है फॉरेन पॉलिसी के लिए, और इसको सबसे पहले 1990s में जोसेफ नाई के द्वारा लाया गया था। रिलीजन, क्विजिन, खाना पीना, म्यूज़िक, आर्ट, बॉलीवुड, ये सारे इंडियाज़ की वेरियस टूल है जो कि हम लोग सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले आगे बढ़े, आप लोग यहाँ पे बुद्धिज्म और इंडिया के बारे में कुछ बातें देख लीजिए। क्यों लॉर्ड बुद्ध को हम लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि ओरिजिनेट जो है वो इंडिया में हुई थी। साथ ही आप लोग देखो कि ये सिंगुलर हिस्टोरिकल लेजिटिमेसी है। इंडिया में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि बुद्धिस्ट फेथ, जैसे कि बौद्ध गया, सारनाथ, नालंदा, ये सब इम्पॉर्टेंस है। साथ ही आप देखो कि इंडिया में जो है ना इनकी इमेजेस काफ़ी ज़्यादा नर्चर की गई है, आज के भी डेट में जो है प्रोटेक्ट किया गया है, वो भी दलाई लामा के प्रेजेंस में। तिब्बत पार्लियामेंट इन एग्जाइल इन धर्मशाला, वहाँ पे भी आपने देखा था। हिस्टोरिकल लिंक है हमारे यहाँ बुद्धिज़्म का, तो काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन है हमारे इंडिया की कि फर्दर हम लोग अदर जो बुद्धिस्ट कंट्री है उसके साथ हम लोग अपनी जो रिलेशन है वो बढ़ा सके, साथ ही एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर सके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ ये सारे फेथ्स में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडिया और बुद्धिज़्म में इनका जो है एक इनको रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इंडिया का जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसका रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात है कि इंडिया की जो रिलीजन डाइवर्सिटी है वो सबसे बड़ी यहाँ पे आपको जो है स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। इंडिया में सिर्फ एक ही रिलीजन नहीं है, आपको यहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सब देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ बाहर के भी है, जो राष्ट्रियन भी देखने को मिलेंगे, जुदाइज्म भी है, क्रिश्चियन भी है, इस्लाम भी है।
सारे रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे, तो एक हमारा ये स्ट्रेंथ माना जाता है। साथ ही इसकी रोल अगर पॉलिसी में देखें, क्योंकि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि ईस्ट की तरफ देखो। अब जब से मोदी जी आए हैं ना, उनका कहना है कि बहुत देख लिया ईस्ट कंट्रीज़ को, अब इसमें काम भी करो, तो वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए हैं। और यहाँ पे आप देखो कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल लिंक करने का, वो भी बुद्धिज़्म से। तो यानी कि आप लोग देखो कि इंडिया के द्वारा जो मेंबरशिप है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो हमारा मेंबरशिप है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड लार्जेस्ट ये मुस्लिम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, OIC, लेकिन उसमें भी हमारी जो है मेंबरशिप है। साथ ही आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा जो है सेफ़ हेवन माना जाता है ज्यूज़ के लिए। और कब ये जब प्रोसिक्यूशन हो रहा था नेटिव लैंड का, यानी एक अलग सा जो है आपका ये इज़राइल रिलेशन, इंडिया इज़राइल रिलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन ये याद रखिए कि हमारा पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। साथ ही रिलीजियस डिप्लोमेसी जो है ना, वो हमारे इंडिया के ट्रेडिशन के साथ भी इंटीग्रल है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वासुदेव कुटुम्बकम, यानी कि द होल वर्ल्ड इज़ बट वन फैमिली, यानी कि पूरा संसार तो है लेकिन एक फैमिली है। हम लोग इस प्रिंसिपल पर आगे चलते हैं, जो कि हम लोग महाउपनिषद से लिए थे। और अशोक के द्वारा यहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनरीज़ को जो है बहुत दूर दूर तक भेजा गया था, दूसरे दूसरे कंट्री में भेजा गया था, क्योंकि अशोक बुद्ध जी को बहुत मानते थे और उनकी जो स्पीचेस थी, उनकी जो बातें थी, वो दूर दूर तक फैलाना चाहते थे इनको। तो इनके जो मिशनरीज थे ना, उनको सिलोन, इजिप्ट, मैसेडोनिया, तिब्बत, ये सारे कंट्रीज़ में भेजा गया। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो तो ये सारे कुछ रिलीजन, ये सारी कुछ बात है। साथ ही रिलीजन जो है ना, ये कोहेसिव बॉन्ड है, वो भी इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए। बहुत सारे रिलीजन आप देखोगे इंडिया का, तो ये काफ़ी हेल्प करती है कि हम लोग अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट फील कर पाते हैं। यानी कि आप लोग भी आज के डेट में देखोगे कि एक धर्म के एक दूसरे धर्म के लोग जो है ना, वो आपस में बहुत देरी से उनके बीच में एक रिलेशन पक्की हो पाती है, लेकिन सेम धर्म के लोगों के बीच में रिलेशन तुरंत ही पक्की हो जाती है। इट मीन्स कि काफ़ी फेवरिज्म भी होता है। तो उसी तरीके से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में भी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बेटर हो पाता है अगर उनकी हिस्ट्री में मेन रिलीजियस अगर बैकग्राउंड है तो। ठीक है, ये आसान हो जाता है थोड़ा। अब देखते क्या क्या चैलेंजेस है जो कि इंडिया के द्वारा फेस किया जाता है अपने आप को लीडर बताने में, वो भी रिलीजियस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में। तो सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर निकल कर आता है वो है चाइना, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि जो पोटेंशियल है, जैसे चाइना के द्वारा जो डिप्लोमेसी का एरिया होल्ड किया गया था, तो बुद्धिज़्म के द्वारा जो एरिया होल्ड किया गया था डिप्लोमेसी का, तो चाइना जो है इसको क्रूशियल पार्ट बताते हैं सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी का अपने कॉन्टिनेंट का। ठीक है, साथ ही साथ आप दूसरा देखो कि स्ट्रक्चरल रूपहोल है हमारे एफर्ट्स में, जो हम लोग इंडिया की कल्चर को प्रोपैगेट करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि एक स्ट्रक्चर लूपहोल है, सही तरीके से हम लोग इसमें काम नहीं कर पाते हैं। साथ ही एक वीज़ा रूल्स, जो स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल्स है, उसके कारण भी इंडिया जो है बुद्धिज़्म की जितनी भी बातें हैं उसको अच्छे तरीके से प्रोपैगेट नहीं कर पाते हैं। जैसे साउथ एशिया में आप देखो कि नेपाल, भूटान, मालदीव्स के जो सिटीजन्स हैं ना, वो एलिजिबल है कि वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया में। तो जिससे कि काफ़ी हर्डल फील करना पड़ता है कि दूसरे कंट्रीज़ में जाने के लिए इंडिया को वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे चैलेंजेस बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जो रिलीजियस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है वो अच्छे से तरीके से इफ़ेक्टिव हो सके। तो सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ पे अपने जो लोग हैं ना, वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच लाना चाहिए, जिससे कि हम लोग रिलीजियस डाइवर्सिटी को यहाँ पे बेहतर तरीके से कर सकें। जैसे सत्याग्रह था, सत्य के रास्ते पे चलना, जो कि नॉन वायलेंस के ऊपर ये बेस्ट था और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो आप लोग देखो कि इसको ऑल ओवर द ग्लोब में माना गया था, बहुत लोग इसको मानते भी है। इसी के साथ योगा है, मेडिटेशन है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, जिसको कि काफ़ी यूथ्स के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी। तो वैसे ही हम लोग को पीपल सेंट्रिक अप्रोच को लेकर चलना है। दूसरा है कि सॉफ्ट पावर डिसमिनेशंस को यहाँ पे न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें जिस कंट्री के साथ इंटरेस्ट है हम लोग उसी कंट्री के साथ जो है ना हिस्टोरिकल जो बुद्धिज़्म की बातें हैं उनको कनेक्ट करके हम लोग आगे बढ़े और उन सारे कंट्रीज़ पे ध्यान नहीं दे जहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ही नहीं बुद्धिज़्म का। तो सॉफ्ट पावर को अगर हम लोग को यूटिलाइज़ करना है तो अच्छे तरीके से एक न्यूट्रल होना होगा, सारे कंट्रीज़ को एक साथ देखकर ही चलना होगा। साथ ही इकोनॉमिक वाइब्रेंसी को जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है और सॉफ्ट पावर एसेट को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही आप लोग देखो कि हम लोग को जो अदर कंट्रीज़ की वैल्यूज़ है उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ अपनी ही कंट्रीज़ की वैल्यूज़ को नहीं इतना ज़्यादा, मीन्स होता है ना कि अपने कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं अपनी बातों को, लेकिन दूसरे की बातों को उतना ज़्यादा हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए।
कंक्लूजन बहुत अच्छा बताया गया कि रिलीजियस जो टॉलरेंस है और सेक्युलर जो वैल्यू है ना, ये इंडिया को एक एज देगा ग्लोबल डिप्लोमेसी में, वो भी किसके ऊपर, तो चाइना के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को अगर देखें, तो चाइना जो है ना एक स्ट्रगलिंग है, क्योंकि तिब्बतियन बुद्धिस्ट के द्वारा उनको ट्रीट जो किया जाता है उसके कारण। और कब ट्रीट किया गया था, कल्चर रिवोल्यूशंस और जो टेरिटरी का ऑक्यूपेशन है उसके कारण। तो और उसके बाद भी आपको पता है कि जो चाइना में युगलुर जो यहाँ पे आपका युगुर जो मुस्लिम है, उनकी ट्रीटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा बद से बदतर तरीके का उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा चाइना के लिए कि वो जो है ना इस्लाम फॉलोअर्स के दिल और दिमाग को वो जीत सके। तो ये एक अच्छा टाइम है जिसमें कि इंडिया को समझना चाहिए, अपने रिलीजियस पावर को समझनी चाहिए, उसी के बेसिस पे वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे इनबॉक्स हम लोग देख लेते हैं, जो कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के बारे में बात हुआ है। तो ये है क्या, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको 1950 में फाउंड किया गया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जो कि हमारे कंट्री के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। इनका यहाँ पे एम है कि हम लोग की जो कल्चर रिलेशन है और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज़्यादा फॉस्टर करना और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। साथ ही एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना है कि कैसे पॉलिसीज़ को बनाया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। कुछ स्कीम्स अगर हम लोग अपने देखें इंटरनेशनल कल्चर रिलेशन के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये आपका इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आर्टिस्ट को यहाँ मीन्स प्रोवाइड करना आर्टिस्ट प्रैक्टिसिंग इंडियन आर्ट फॉर्म्स, जिसको अपॉर्चुनिटी है कि एक अब्रॉड भी इसको परफॉर्म कर सके, जैसे फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। साथ ही यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना है कल्चर सोसाइटीज़ को, जो कि सही तरीके से इंडियन कल्चर को जो है ना हमारे कंट्री के बाहर भी वो बेटर तरीके से प्रमोट कर सके। उसके साथ साथ हमारी एक म्यूज़ियम है, प्रोजेक्ट म्यूज़ियम। ये है क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोजेक्ट की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स न्यू दिल्ली के द्वारा, और नोडल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो कि यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रही है, और साथ ही नेशनल म्यूज़ियम को भी। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्रोजेक्ट मौसम, सॉरी म्यूज़ियम नहीं मौसम है, ओके आई एम रियली वेरी सॉरी, ये प्रोजेक्ट मौसम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लाया गया है। इसका दो एम है, एक तो माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पे है कि रिकनेक्ट करना है, रीस्टैब्लिश करना है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कि इंडियन ओशन वर्ल्ड में है। माइक्रो लेवल पे देखें तो मेनली यहाँ पे फोकस करना है हमारे नेशनल जो कल्चर्स है उनको अपने रीजन मैरीटाइम मिलेनियम में यहाँ पे अंडरस्टैंड करके, तो जो हमारे कंट्री की यहाँ पे जो कल्चर है उसको हम लोग रीजनल के साथ जो है उसको लिंक करके उसको समझ सके। तो छोटे स्तर पे भी हम लोग को प्रोजेक्ट मौसम को और ज़्यादा बढ़ाना है, बड़े स्तर पे भी बढ़ाना है, इंटर कंट्री के बीच में भी और जो हमारे डोमेस्टिक रिलीजियस के अंदर भी अपने लोगों के बीच में भी इसको बढ़ाना है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मौसम याद रखिएगा, यहाँ पे चर्चा हुई है, न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। आइए एक बार ओवरव्यू ले लें कि हमने क्या क्या यहाँ पे देखा। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे देखा कि रिलीजन को किस तरीके से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में टूल बनाया जा रहा है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है क्या, साथ ही क्या इंपॉर्टेंस है हमारे रिलीजन का इंडिया का सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में, तो ये पॉइंट्स हमने देखा। क्या क्या हमें चैलेंजेस है ये भी हम लोग ने देखा, और साथ ही साथ क्या हमें इंडिया को करना चाहिए जिससे कि हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को और इफ़ेक्टिव बना सकें। तो सारी बातें हमने देखा, काफ़ी बेटर है अगर आपसे इस तरीके का आईआर के पोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट है यूपीएससी इस तरीके के मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछती है, और जैसे प्रोजेक्ट मौसम है तो वो आपका प्रीलिम्स का टॉपिक बन जाता है। तो इसी तरीके से आपका इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन होती है। किसी भी अगर आप लोग करंट अफेयर्स के मैगज़ीन को, मंथली मैगज़ीन को पकड़ कर अगर आप चलते हो तो आपका करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है ना वो कहीं से भी नहीं छूटेगा, चाहे वो आपकी प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो या फिर इंटरव्यू की हो। आपकी एक डेवलपमेंट हो जाती है, अपने माइंड का सोचने का जो तरीका है वो आपका थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर। ओके, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, टाइम काफ़ी हो गई है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ओशन रीजन के बारे में, और काफ़ी सारे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, तो इसी तरीके से डेली अब आपका लेसन आएगा। 2-3 दिन बहुत मैं अर्जेंट काम में फंस गई थी, अब ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को डेली यहाँ पे लेसन प्रोवाइड करने के लिए। तो बस इसी तरीके से बने रहिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो डाउट, बट बताइएगा ज़रूर कि अगर आप लोग को कोई डाउट, कोई सजेशंस है कि कैसे और लेसन को इम्प्रूव किया जाए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं ज़रूर आपकी बातों को फॉलो करती हूँ और उसको इम्प्लीमेंट भी करने का कोशिश करती हूँ। साथ ही अगर आप लोग को और भी डेली बेसिस पे यहाँ पे 4 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप तक नोटिफिकेशंस बहुत ईजिली पहुँच जाएगा। तो मिलती हूँ कल, थैंक यू।